हाँ एवरीवन, दिस इज आजम गोयल। वेलकम बैक टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी आईबीएल सर्टिफिकेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास बैंक कंप्लायंस का पूरा कोर्स अवेलेबल है। इस कोर्स के अंदर आपको कंसेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाती है जो कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में होती है। वीडियोस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। हमारी क्लासेस को एक्सेस करना बहुत ईजी है। हमारी क्लासेस को एक्सेस करने के लिए अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हैं तो आप प्ले स्टोर से आईबीएफ लर्निंग सेंटर आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आप iOS यूजर हैं तो आप ऐप स्टोर से माई स्टूडेंट ऐप डाउनलोड करके हमारी इन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहां हम एग्जाम्स और क्लासेस के रिलेटेड अपडेट्स रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं। एंड अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप अपने डाउट्स भी इसी ग्रुप में क्लियर कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक को क्लिक करके हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे मॉड्यूल सी, रेगुलेटरी कंप्लायंस। इसके अंदर हमने सबसे पहला पार्ट शुरू करा था, डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बैंक। इसके अंदर हमने अभी तक सबसे फर्स्ट टॉपिक कवर किया है जिसका नाम है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के अंदर हमने सबसे पहले देखा कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जरूरी क्यों होती है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स किन किन लोगों के काम आते हैं, जो कि हमने पढ़े थे। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी हैं, जो यूजर्स है वो किस किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं, हमने वो भी डिस्कस किया। तो इन टोटल हमने 16 डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ी थी कैपिटल। कैपिटल का डिस्क्लोजर किस तरीके से देना। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स का डिस्क्लोजर, रेपो ट्रांजेक्शन का डिस्क्लोजर, एसएलआर इन्वेस्टमेंट्स के अलावा जो नॉन एसएलआर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है उसको कैसे डिस्क्लोज किया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम हमारी जो होल्ड टू मेच्योरिटी कैटेगरी है उसके अंदर कोई सेल या ट्रांसफर करते हैं तो उसका डिस्क्लोजर किस तरीके से दिया जाता है और किन किन केसेस में दिया जाता है। फिर हम मूव हुए डेरिवेटिव्स के डिस्क्लोजर पे। डेरिवेटिव्स के डिस्क्लोजर्स के बाद हमने डेरिवेटिव्स के अंदर जितना रिस्क एक्सपोजर है उसके डिस्क्लोजर की बात की। उसके बाद हम मूव हुए एसेट क्वालिटी के डिस्क्लोजर पे। एसेट क्वालिटी के डिस्क्लोजर में हमने डिटेल में डिस्कस किया कि एनपीएस को किस तरीके से डिस्क्लोज किया जाता है। उसके अंदर एनपीएस में अगर कुछ अकाउंट्स को स्ट्रक्चर किया गया है तो उनकी रिपोर्टिंग किस तरह से, उनका डिस्क्लोजर, उनकी रिपोर्टिंग किस तरीके से की जाती है, हमने वो भी देखा। उसके बाद हम अपने नाइन्थ डिस्क्लोजर पे मूव हुए, जो कि था कि अगर बैंक अपनी कोई फाइनेंशियल एसेट सिक्योरिटाइजेशन या रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच देता है तो उसकी सेल परचेज को किस तरह से दिखाया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि अगर इंटर बैंक के अंदर सिक्योरिटी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो हमने सिक्योरिटाइजेशन इंटरेस्ट को दी, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को दी, उससे जो सिक्योरिटी रिसिप्ट्स आई उनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसको किस तरह से डिस्क्लोज किया जाता है। उसके बाद जो हमारी नॉन परफॉर्मिंग फाइनेंशियल एसेट्स है, अगर इंटर बैंक आपस में खरीदते बेचते हैं तो उसको किस तरीके से डिस्क्लोज किया जाता है। उसके बाद हमने देखा जो हमारी स्टैंडर्ड एसेट्स होती हैं उनके अंदर भी हमने प्रोविजन करनी होती है, उसकी जो प्रोविजनिंग होती है उसको किस तरह से तरीके से डिस्क्लोज करना है। हमारी कुछ बिजनेस रेशोज उनको किस तरीके से डिस्क्लोज करना है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे जो एक्सपोजर है, एक्सपोजर किस तरफ, एक तो रियल एस्टेट मार्केट में और एक कैपिटल मार्केट में, उसको किस तरीके से डिस्क्लोज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हर बैंक के ऊपर सिंगल बोरोर या ग्रुप बोरोर की लिमिट होती है। अगर किसी भी बैंक ने इन लिमिट से ज्यादा बढ़कर किसी को एक्सपोजर दिया है तो उसको रिपोर्ट करना। अनसिक्योर्ड एडवांसेस को रिपोर्ट करना। अनसिक्योर्ड एडवांसेस में हमने पढ़ा कि कुछ सिक्योरिटीज होती हैं जो इंटेंजिबल होती हैं। इंटेंजिबल कोलैटरल के अगेंस्ट प्रोवाइड किए गए लोन को हम सिक्योर्ड नहीं कहते, उसे अनसिक्योर्ड की तरह ही ट्रीट किया जाता है। उसके बाद लास्ट डिस्क्लोजर हमने देखा कि अगर आरबीआई के द्वारा हमारे ऊपर कोई भी पेनल्टी लगाई जाती है तो उसको भी डिस्क्लोज किया जाना चाहिए, और उसको किस तरीके से डिस्क्लोज करना है, कहाँ डिस्क्लोज करना है, हमने ये सब देखा। आज हम अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हमने जो ऊपर डिस्क्लोजर देखे वो डिस्क्लोजर किन किन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, आज हम वो देखने वाले हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेसिकली सेट ऑफ रूल्स एंड पॉलिसीज जिसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग की जाती है, जिसके अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर दिए जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए क्यों गए थे, ताकि अकाउंटिंग की प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज किया जा सके। सभी के सभी लोग जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस को यूज कर रहे हैं वो एक ही तरीके से डिस्क्लोजर दें ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना बहुत ईजी हो जाए। ओके, तो अब हम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम देख रहे हैं दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 का नाम है नेट प्रॉफिट और लॉस इन द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर मेनली जो चीज हम बैंक के रिलेटेड पढ़ने वाले हैं दैट इज प्रायर पीरियड आइटम्स। प्रायर पीरियड आइटम्स आर दोज आइटम्स जो रिलेट तो पिछले साल से करती हैं लेकिन हम उनको रिकॉर्ड करंट ईयर में कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कुछ एक्सपेंस हुआ था पिछले साल के अंदर, बट हम पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, बट हम उसको पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिपोर्ट करना भूल गए, या वो ओमिट हो गया किसी भी तरीके से, किसी भी रीजन से, बिल इनवॉइस नहीं था, पता नहीं था, कुछ भी रीजन हो सकता है। उसको जब हम अगले साल में बुक करेंगे दैट विल बी नोन एज प्रायर पीरियड आइटम्स। उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से करनी है, उसका डिस्क्लोजर कहाँ देना है, दैट विल बी डील्ड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। उसके अलावा जो अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होती है उसका डिस्क्लोजर
अकाउंटिंग अकाउंटिंग पॉलिसी जो हम कर रहे हैं उसका डिस्क्लोजर दिया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अंदर। अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर कोई चेंज होता है तो उसका डिस्क्लोजर कहाँ दिया जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो अगला स्टैंडर्ड आता है दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को शॉर्ट में एएस बोलते हैं, तो हम यही रेफर करने वाले आगे। एएस 9 इज बेसिकली कि कोई भी अगर बैंक को रेवेन्यू होता है तो किस टाइम पे माना जाए कि वो रेवेन्यू हमारा हो चुका है, उसको किस किस टाइम पे रिकॉर्ड किया जाए। अगर तो वो उस टाइम पे रिकॉर्ड कर सकते हैं तो उसको रेवेन्यू कैटेगराइज कर दिया जाएगा, अगर नहीं कर सकते तो रेवेन्यू को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। इसकी जो सबसे मेन कंडीशन होती है रेवेन्यू रिकॉग्निशन की, कि रेवेन्यू तब रिकॉर्ड किया जाता है जब प्रॉपर सर्टेनिटी होती है कि हमें रेवेन्यू आने ही वाला है। तो अगर हमने इस चीज को भी अपनी नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर डिस्क्लोज करना है। एएस 1 के अंदर क्या होता है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है, उसके अंदर हम बताते हैं कि हम एएस 9 के अंदर जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हैं वो किन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं एएस 15। AS 15 is employee benefits. Employee benefits is about all the remuneration and all the benefit that were given to employees. उसके अंदर किस किस तरीके से डिस्क्लोजर देना है वो कौन हमें बताता है, AS 15। उसके बाद हम अगला स्टैंडर्ड देख रहे हैं दैट इज AS 17। AS 17 इज सेगमेंट रिपोर्टिंग। AS 17 क्या कहता है, आप अपनी पूरी कंपनी की पूरी एंटिटी की जो रिपोर्टिंग है वो तो करने ही वाले हो, उसको इजी करने के लिए उसको ब्रेक डाउन कर दो। ब्रेक डाउन किस में कर दो, सेगमेंट्स में। सेगमेंट्स किस किस तरीके के रिपोर्टिंग हो सकते हैं, हम बैंक के रेफरेंस में पढ़ते हैं। बैंक के रेफरेंस में दो सेगमेंट में प्राइमरली डिवाइड करते हैं हम, दैट फर्स्ट वन इज बिजनेस सेगमेंट, सेकंड इज जियोग्राफिकल सेगमेंट। बिजनेस सेगमेंट एंड जियोग्राफिकल सेगमेंट। बैंकिंग बिजनेस सेगमेंट होते हैं, उसके अंदर मेनली क्या आता है कि बैंक के किन किन बिजनेसेस में डील करता है। उसके अंदर हो सकता है ट्रेजरी बिजनेस हो, कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग हो, रिटेल बैंकिंग हो, या कोई और बैंकिंग ऑपरेशन हो। ठीक है। एंड ज्योग्राफिकल सेगमेंट बेसिकली होता है कि ज्योग्राफी की बेसिस पे डिवाइड करना। उसके अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं डोमेस्टिक सेगमेंट्स एंड इंटरनेशनल सेगमेंट्स। तो इनकी इन सेगमेंट्स की रिपोर्टिंग अलग अलग तरीके से करना, इकट्ठी तो होगी ही होगी, अलग अलग करके भी दिखाना ताकि ईच सेगमेंट को इजिली समझा जा सके। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं जियोग्राफिक सेगमेंट की एग्जाम्पल लेता हूँ। ज्योग्राफी में मैंने दो अपने सेगमेंट बांटे, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। मैंने डोमेस्टिक की रिपोर्टिंग अलग से करी, इंटरनेशनल सेगमेंट की रिपोर्टिंग अलग से करी। अब मेरे लिए ये समझना इजी हो जाएगा कि जो मेरा सेगमेंट है वो कौन सा सेगमेंट मेरे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है। क्या मैं डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा हूँ या क्या इंटरनेशनल सेगमेंट में प्रॉफिट कमा रहा हूँ। ठीक है। उसके अलावा क्या है कि हर बैंक के जो सेगमेंट्स हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं। सो हर बैंक अपने अलग मेथड्स यूज कर सकता है ताकि जो अपने खर्चे हैं वो अलग अलग सेगमेंट में एलोकेट कर सके, अलग अलग सेगमेंट्स में बांट सके। बैंक अपना तरीका अडॉप्ट कर सकता है क्योंकि हर बैंक का जो सिस्टम है वो अलग है, हर बैंक के ऑपरेशन अलग होते हैं। उसके अलावा हमारे पास अगला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निकल के आता है दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। अकाउंट AS 18 क्या कहता है कि अगर हमारी किसी भी रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजेक्शन होती है तो उन्हें अलग से डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है। इसका रीजन क्या होता है कि अलग से डिस्क्लोज क्यों किया जाता है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स को। रिलेटेड पार्टीज बेसिकली कि जिनमें कोई भी किसी भी तरीके का रिश्ता निकलता है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी, कंपनी और जो उसके डायरेक्टर्स होते हैं वो रिलेटेड पार्टीज होती हैं। ठीक है। तो देर आर चांसेस कि कंपनी अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो वो अगर मार्केट के अंदर सर्विस प्रोवाइड कर रही है लेट्स से फॉर 100 रुपीज फॉर अ सर्विस, तो हो सकता है वो डायरेक्टर को 80 रुपीज में दे रही हो। उस चीज का डिस्क्लोजर करना बहुत जरूरी है ताकि जो शेयर होल्डर्स उन्हें पता लग सके कि क्या जो सर्विस है वो एक्चुअल सही रेट पे दी गई है नहीं दी गई। तो सेम बैंकिंग के केस के अंदर AS 18 बताता है कि किस किस किन किन रिलेटेड पार्टी के क्या क्या डिस्क्लोजर्स देने हैं। सबसे पहले हम कुछ रिलेटेड पार्टीज देख लेते हैं। कौन कौन सी रिलेटेड पार्टी कौन कौन हो सकते हैं, होल टाइम डायरेक्टर्स, CEOs, चाहे वो इंडियन ब्रांच के हो, फॉरेन ब्रांच के हो, इम्प्लॉइज एक्सेट्रा। उनके अंदर हमें डिस्क्लोजर किस किस का देना है, बोरिंग्स, डिपॉजिट्स, प्लेसमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, ये पूरी लिस्ट है। उसके बाद हमें बताना है कि पेरेंट कौन है, पेरेंट के साथ कितनी ट्रांजेक्शन, लाइक सब्सिडरी एक क्या होता है, होल्डिंग कंपनी होती है, वो आगे कुछ कंपनीज को ओन करती है, उनको सब्सिडरी कंपनीज बोला जाता है। जो होल्डिंग कंपनी होती है हम उसको पेरेंट कंपनी भी बोल देते हैं। सो अगर सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो सब्सिडरी ये बताएगी कि मैंने अपने पेरेंट कंपनी के साथ कितनी ट्रांजेक्शन्स करी हैं, इन सब जो लिस्ट दी गई है उसके अकॉर्डिंग। अगर एक पेरेंट की बन रही है तो वो बताएगी अपनी सब्सिडरी के साथ उसने कितनी ट्रांजेक्शन करी है। उसके अलावा पेरेंट सब्सिडीज के अलावा होती है एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स। एसोसिएट्स आर बेसिकली दोज कंपनी जिसके अंदर 20% से ज्यादा का वोटिंग शेयर होता है, तो उनके साथ कितनी डीलिंग हुई है उसका डिस्क्लोजर देना। जॉइंट वेंचर्स अगर हैं उनके साथ कितने ट्रांजेक्शन उसकी डिस्क्लोजर देना।
की मैनेजमेंट पर्सनल्स हैं उनके साथ जो ट्रांजेक्शन की गई है उसका डिस्क्लोजर अलग से देना। एंड जो ये की मैनेजमेंट पर्सनल्स हैं इनके जो रिलेटिव्स हैं अगर इनके साथ कोई ट्रांजेक्शन की गई है तो उसका डिस्क्लोजर देना। तो की मैनेजमेंट पर्सनल्स हमें अभी भी पढ़े कौन कौन हो सकते हैं, होल टाइम डायरेक्टर्स, बोर्ड, सीईओस एंड ब्रांचेस ऑफ सीईओस ऑफ ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक्स इन इंडिया। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम ब्रॉड वे में देखें तो रिलेटेड पार्टीज कौन कौन हुई, पेरेंट, सब्सिडरीज, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर्स, की मैनेजमेंट पर्सनल्स एंड की मैनेजमेंट पर्सनल्स के रिलेटिव्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट AS18। अगला जो स्टैंडर्ड हमारे पास आता है दैट इज AS21। AS21 इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि एक होती है होल्डिंग कंपनी, उसकी होती है सब्सिडरी कंपनीज। तो हो सकता है इनके आगे भी एक चेन हो, सब्सिडरी के आगे सब्सिडरी हो सकती है। दिस चेन कैन कंटिन्यू टू अनलिमिटेड, कोई इसकी लिमिट नहीं होती है। ठीक है, नहीं सॉरी, कंपनी एक्ट में एक लिमिट डिफाइन की गई है कि एक कंपनी की आगे कितनी सब्सिडरीज हो सकती है। इसके अंदर हम अब देख रहे हैं कि जब होल्डिंग एंड सब्सिडरी, होल्डिंग एक होल्डिंग कंपनी है उसके आगे सब्सिडरी कंपनी है, जब ये अपनी अपनी बैलेंस शीट्स अलग अलग से बनाएंगे उन्हें कहा जाएगा स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लाइक होल्डिंग है वो सिर्फ अपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है, सब्सिडरी वन सिर्फ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, सब्सिडरी टू अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है, तो उन्हें कहा जाएगा स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं सेगमेंट से डील करती है, उन्हीं कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। बट जब इन सभी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके होल्डिंग प्लस ऑल सब्सिडरीज की इकट्ठी जो बैलेंस शीट बनेगी उसको कहा जाएगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं, AS21 के अकॉर्डिंग। AS21 क्या कहता है कि आपको सारी, जो एक पेरेंट कंपनी दैट इज होल्डिंग कंपनी, उसको अपनी सारी सब्सिडरीज की, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेन हो, उन सबको उनकी बैलेंस शीट बनानी है इकट्ठी, उसको कहा जाएगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, उसमें अगर AS21 कहता है कि एक पर्टिकुलर सब्सिडरी या कुछ सब्सिडरीज हैं उनको नहीं इंक्लूड करना तो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हो, बट बाकी जो बच्चे उनको सबको इंक्लूड करके आपको क्या बनानी पड़ेगी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके अलावा जो डिस्क्लोजर्स हैं वो कहाँ जाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। अगर सपो जो एक क्या होता है कि जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं तो उनके अंदर किन किन सब्सिडरीज को इंक्लूड करना है, किन किन एंटिटी को इंक्लूड करना है, किन किन एंटिटीज को इंक्लूड नहीं करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, पेरेंट कंपनी के पास। पेरेंट कंपनी का डिसीजन कौन करता है, उसकी मैनेजमेंट। तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट ऑफ पेरेंट एंटिटी। बट अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर को लगता है कि मैनेजमेंट ने एक एंटिटी छोड़ दिया बट ये भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए थी, तो वो ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर इस चीज के ऊपर कमेंट जरूर करेगा कि मैनेजमेंट ने ये इंक्लूड नहीं करी है बट मेरे अकॉर्डिंग ये इंक्लूड होनी चाहिए। अगला स्टैंडर्ड हमारे पास निकल के आता है AS22। AS22 इज अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम क्या कहता है, सो होता क्या है कि कंपनीज एक्ट के, सपोज कंपनीज एक्ट की एग्जांपल ले रहे हैं, कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट दो अलग अलग एक्ट हैं। कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ चीजें अलाउड होती हैं एज अ एक्सपेंस, एज अ डिडक्शन ऑन इनकम, बट इनकम टैक्स एक्ट कई चीजों को डिसअलाउ कर देता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं बोनस की एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपने बोनस का खर्चा बुक करा 4 करोड़ रुपीज, बट आपने पे करा है सिर्फ 2 करोड़ रुपीज, तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट आपको 4 करोड़ का डिडक्शन मिल जाएगा, बट आप एज पर इनकम टैक्स आपको सिर्फ 2 करोड़ का ही डिडक्शन मिलेगा। मतलब कि सपोज आपकी टोटल इनकम आती है 100 करोड़ की, अगर तो आप सिर्फ कंपनीज एक्ट लेके चल रहे हो तो आपको खर्चा की डिडक्शन मिलेगी 4 करोड़, मतलब -4 करोड़ हो जाएगा और नेट इनकम आपकी बनेगी 96 करोड़। जो आपका टैक्स कैलकुलेट होगा एज पर कंपनीज एक्ट वो कैलकुलेट होगा 96 करोड़ के ऊपर। बट इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि इनकम टैक्स एक्ट जितना आपने पे करा है आपको सिर्फ उतनी अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी, और बाकी जो अमाउंट आपने पे नहीं करी है आप जब पे करोगे तब उसकी डिडक्शन मिलेगी। सो एज पर इनकम टैक्स क्या होगा, 100 करोड़ की इनकम माइनस डिडक्शन मिलेगी सिर्फ 2 करोड़ की, बाकी बचा 98 करोड़। सो एज पर इनकम टैक्स क्या है, आपकी जो इनकम है दैट इज 98 करोड़, एज पर कंपनीज एक्ट इज 96 करोड़। जो टैक्स कैलकुलेट होगा एज पर इनकम टैक्स वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा क्योंकि वहां इनकम ज्यादा है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस आ गया कि कंपनीज एक्ट क्या कह रहा है कि इनकम, कंपनीज एक्ट या कंपनीज एक्ट किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम आ रही है 96 करोड़ की, इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है 98 करोड़ की, तो इनके अंदर डिफरेंस आ गया। उस डिफरेंस को किस तरीके से डील करना है वो हमें कौन बताता है, AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। इस डिफरेंस को डील करने के लिए डीटीओ और डीटीएल बनाए जाते हैं। डीटीए क्या होता है, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, डीटीएल क्या होती है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अगर हमें दिखता है कि इन फ्यूचर हमें बेनिफिट होने वाला है टैक्स के अंदर,
तब हम बनाते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट। बट जब हमें दिखता है कि इन फ्यूचर हमें लॉस होने वाला है, हमारा एक्सपेंस होने वाला है, तो हम बनाते हैं डीटीएल। फॉर एग्जाम्पल लाइक हमने प्रेजेंट एग्जाम्पल ली, एज पर कंपनीज एक्ट हमारी इनकम आई थी 96 की, एज पर इनकम टैक्स आई थी 98 करोड़ की। आज हमने टैक्स ज्यादा पे करा 98 करोड़ पे, बट इन फ्यूचर जब हम बोनस 2 करोड़ पे कर देंगे तो हमें अगले सालों में टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो इस केस में हम बनाएंगे डीटीए। डीटीए बेसिकली किस किस अमाउंट बनती है, 2 करोड़ जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस इज नोन एज टाइमिंग डिफरेंस। ऐसा डिफरेंस जो फ्यूचर में जाके हमें अलाउ होने वाला है उसको हम बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। जितना भी टाइमिंग डिफरेंस है उसको हम करेंगे विद रेट ऑफ टैक्स, लाइक 2 करोड़ एंड सपोज कंपनी पे टैक्स रेट लग रहा है 30%, तो 2 करोड़ का 30% हो गया 60 लाख, तो 60 लाख की डीटीए बन जाएगी। तो ये अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑफ इनकम काफी ज्यादा डिटेल में मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया ताकि हम इस पॉइंट को समझ सकें। सो डीटीए डीटीएल बनता है। डीटीए डीटीएल की जो कैलकुलेशन है उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, रीजन बीइंग क्योंकि ये बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को इफेक्ट करता है, उसके अलावा बैंक्स अपना कितना डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं उसकी एबिलिटी को भी इफेक्ट करता है। वो कैसे हम देखते हैं। जो डीटीएल होती है, डीटीएल जब बनती है उसकी जनरल एंट्री होती है रेवेन्यू रेवेन्यू रिजर्व डेबिट टू डीटीएल। डीटीएल लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी बनाने के लिए हम क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। जब रेवेन्यू रिजर्व डेबिट होगा मतलब रेवेन्यू रिजर्व का बैलेंस कम हो गया और डीटीएल का बैलेंस बढ़ गया, उससे क्या हुआ, हमारी कैपिटल कम होगी, ठीक है। कैपिटल कम होगी, रेवेन्यू रिजर्व बढ़ गया। और जो डीटीएल है वो ना टीयर वन का पार्ट नहीं है, टीयर वन कैपिटल का पार्ट होता है ना टीयर टू कैपिटल का पार्ट होता है। इससे क्या होता है, जो हमारी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो उस पर इफेक्ट होता है। सो डीटीएल की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीटीएल हमने शो में करनी है, बैलेंस शीट के अंदर 6th कॉलम होता है अदर्स नाम का, उसके अंदर उसका शेड्यूल 5 होता है अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, उसके अंदर हम डीटीएल को शो करते हैं। सिमिलरली जब डीटीए बनता है, डीटीए की एंट्री होती है डीटीए डेबिट टू रिजर्व टू रेवेन्यू रिजर्व। इस केस में क्या है कि रेवेन्यू रिजर्व्स हैं जो वो बढ़ जाते हैं, लाइक डीटीएल में तो उल्टा था, रेवेन्यू रिजर्व डेबिट हो रहे थे, इसमें रेवेन्यू रिजर्व क्रेडिट हो रहा था, वो बढ़ जाते हैं। बट जो रेवेन्यू रिजर्व बढ़े हैं उनको हम डायरेक्ट टीयर वन कैपिटल के अंदर इंक्लूड नहीं करते, उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस है, इसलिए वो फिर से कैपिटल एडिक्वेसी को हमारी इफेक्ट करता है। तो पहले हम देखते हैं डीटीए शो कैसे करते हैं। डीटीए कहाँ शो करना है, बैलेंस शीट के अंदर 6th नंबर, एसेट्स के अंदर 6th नंबर की आइटम होती है अदर्स। अदर्स के अंदर, अदर्स का शेड्यूल 11 होता है अदर एसेट्स, उसके अंदर हम डीटीए को शो करते हैं। सो अभी हमने कहा था कि जो डीटीए डीटीए से के करके जो रेवेन्यू रिजर्व्स इंक्रीज हुए उनको कैपिटल कैपिटल में डायरेक्टली इंक्लूड नहीं किया जाता, तो उन पे कुछ लिमिट लगाई गई है। वो लिमिट्स क्या है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो क्या है कि डीटी एसोसिएटेड विद कम्युलेटेड लॉसेस जो होती हैं वो पूरी तरीके से कॉमन इक्विटी टीयर वन कैपिटल से रिड्यूस कर दी जाती है। हमने ऊपर पढ़ा था दो तरह कैपिटल होती है, टीयर वन टीयर टू। टीयर वन के अंदर भी एक पार्ट होता है कॉमन इक्विटी टीयर कैपिटल, उसमें से पूरी तरह से ही कम कर दिया जाता है। डीटी एसोसिएटेड विद कम्युलेटेड लॉस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, बैंक ही ले लो, बैंक को 2020-21 के अंदर लॉस हुआ था 6 करोड़ का, ठीक है। बोथ इनकम टैक्स के अंदर एंड कंपनीज एक्ट के अंदर, हम ये एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। कंपनीज एक्ट के अंदर और इनकम टैक्स के अंदर कितने का लॉस हुआ, 6 करोड़ का, 6 करोड़ का, ठीक है। 2021-22 के अंदर क्या हुआ, कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनीज को कितना प्रॉफिट हुआ, 7 करोड़ का, माइनस माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। इनकम टैक्स के अंदर भी 7 करोड़ का, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट के अंदर क्या होगा, जो ये लॉस होगा ये आपस में सेट ऑफ नहीं होता। सेवन कंपनीज एक्ट जो टैक्स कैलकुलेट करेगा वो कैलकुलेट करेगा 7 करोड़ के ऊपर, बट इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है कि आप अपने पिछले साल का लॉस अगले साल के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हो। तो इनकम टैक्स के अंदर ये 6 करोड़ माइनस हो जाएगा, वो नेट बचेगा 1 करोड़। तो जो 6 करोड़ हुआ इट इज नोन एज अक्यूमुलेटेड लॉस। तो इनकम टैक्स के अंदर तो इसका हमें बेनिफिट मिल जाएगा, तो हम बेनिफिट मिल जाएगा तो हम इसका क्या बनाएंगे, डीटीए। बट कंपनीज एक्ट में इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, सो दिस विल बी अ डीटीए एसोसिएटेड विद क्यूमुलेटेड लॉसेस। अगर ऐसे कोई डीटीए है तो उसको पूरी की पूरी तरीके से ही कॉमन इक्विटी टीयर वन में से डिलीट कर दिया जाएगा। सेकंड हमारे पास निकल गया था टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंसेस जो जैसे हमने बोनस की बात करी इस तरीके से काफी एक लिस्ट है पूरी जिसके अकॉर्डिंग जिसके अंदर टाइमिंग डिफरेंसेस निकलता है, लाइक बोनस हो गया, लीव विद वेजेस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, एक्सेट्रा। अगर इनके अगेंस्ट कोई डीटीए बनती है तो वो पूरी तरह से लेस नहीं होती, लेकिन उसके अंदर एक कैपिंग कर दी गई है। कैपिंग इस तरीके से की गई है,
जितनी आपकी CET1 कैपिटल है, कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल है, उसका उसके 10% तक आप 10% तक लेस कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। डीटीए विच रिलेट्स टू टाइमिंग डिफरेंस में इंस्टेड ऑफ फुल डिडक्शन, पूरी तरीके से माइनस करने की जगह, बी रिकॉग्नाइज इन द CET1 कैपिटल अप टू 10% ऑफ बैंक CET कैपिटल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ बैंक, कि अगर बैंक चाहे तो अपने 10% तक उसको CET1 कैपिटल के अंदर इंक्लूड कर सकता है। इसको हम एक एग्जांपल समझने वाले हैं, एक उसके लिए पहले एक नेक्स्ट पॉइंट भी समझ लें। कॉमन टियर कैपिटल के अंदर एक और चीज इंक्लूड की जाती है जिसे बोलते हैं सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन कॉमन शेयर्स ऑफ अनकंसोलिडेटेड फाइनेंशियल एंटिटीज। इनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इसकी इनकी इन्वेस्टमेंट्स प्लस जो ऊपर वाली डीटीए थी, टोटल मिला के CET1 कैपिटल का 15% से ज्यादा हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर बेसिकली दो लिमिट्स हैं, एक तो 10-10%, दोनों के ऊपर 10-10% इंडिविजुअली एंड 15% इन टोटल। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि सपोज आपकी CET1 कैपिटल है जो वो है 100 करोड़ की। ठीक है, CET1 कैपिटल, CET1 है आपकी 100 करोड़ की, उसके अंदर जो आपकी डीटीए थी टाइमिंग डिफरेंस वाली, वो थी लेट्स से 10 करोड़ की। ठीक है, एंड जो आपकी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट थी उसको मैं ऐसा ही लिख रहा हूँ, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट भी आपकी थी 10 करोड़ की। टोटल हो गया आपका 20 करोड़। एक तो लिमिट है कि दोनों 10-10 करोड़ नहीं हो, 10-10% से ज्यादा नहीं हो सकते, तो 100 करोड़ में क्या है 10-10%, एंड दोनों इन टोटल 20 करोड़ से ज्यादा 15% से ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, बट टोटल तो 20 करोड़ बन रहे, तो इन टोटल कितना हम रिकॉग्नाइज करेंगे, सिर्फ 15 करोड़। अगर इससे ज्यादा होगा तो वो अमाउंट हम छोड़ देंगे, बट इतनी अमाउंट ही इंक्लूड करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, कैपिटल हमारे पास 100 करोड़, कैपिटल हमारे पास 100 करोड़ है। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास डीटीए वाली है, लेट्स से इट इज 12%, सिग्निफिकेंट वाली है दैट इज 3%। ठीक है, तो इन टोटल तो ये 15% है, एक लिमिट तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट इंडिविजुअल इन पे लिमिट क्या है कि एक का जो शेयर है वो 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसके अंदर जो हम रिकॉग्नाइज करेंगे वो क्या करेंगे, 10% प्लस 3% दैट इज 15%। तो इसके अंदर दो दो तरीके से कैपिंग की गई है, एक तो 10% इंडिविजुअली लिमिट है और एक 15% दोनों की मिला के लिमिट है। ओके, ठीक है। तो इसके अंदर और क्या है, अगर हम चाहें, देखो एक एक बैंक है उसके अंदर सब हो सकता है कि उसकी डीटीए भी हो डीटीएल भी हो, तो जो हमने रिकॉग्नाइज करनी है, जो हमने कैपिटल में से लेस करनी है, तो देर आर सम चांसेस कि हम दोनों को नेट ऑफ कर सकते हैं। बट नेट ऑफ कर किन किन केसेस में सकते हैं, पहला केस कि डीटीए डीटीएल बनी हो सेम टैक्सेशन अथॉरिटी की रूल्स के अकॉर्डिंग, लाइक ऐसा ना हो कि डीटीए आपने सपोज आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया एक हमारे पास ब्रांच ऑस्ट्रेलिया की, एक ब्रांच इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया वाली ब्रांच के अकॉर्डिंग आपकी बनती है डीटीएल, इंडिया वाली ब्रांच के अकॉर्डिंग बनती है डीटीए, तो आप दोनों को नेट ऑफ नहीं कर सकते, रीजन भी दोनों टैक्सेशन अथॉरिटीज ही अलग अलग है। बट अगर वही एक इंडिया वाली ही कंपनी है, उसकी डीटीए बन रही है, उसकी डीटीएल बन रही है, देन आप उनको नेट ऑफ कर सकते हो क्योंकि वो सेम टैक्सेशन अथॉरिटी के द्वारा लगाई गई है। ठीक है, उसके अलावा मेन इसमें यही था देखने वाला। और नेक्स्ट हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं कि जो वैल्यू जो हमने CET1 कैपिटल के अंदर डिडक्ट नहीं करी, जो कि 10% वाला अमाउंट था, क्योंकि वो डिडक्ट तो नहीं हुआ, उसके अंदर हमने रिकॉग्नाइज करा है, उसकी जो रिस्क वेट होगा वो होगा 250%, और उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोविजनिंग की जाएगी। ठीक है, उसके अलावा बैंक एक इनकम टैक्स का सेक्शन है, सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 8, उसके अंदर एक हम स्पेशल रिजर्व बनाते हैं। स्पेशल रिजर्व ये बनाने की परमिशन सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स को ही होती है, तो स्पेशल रिजर्व बनाते हैं, एंड जो भी डीटीएल क्रिएट होगी वो इन स्पेशल रिजर्व के अगेंस्ट ही क्रिएट की जाती है, जो स्पेशल रिजर्व हो इनकम टैक्स में एज रिडक्शन अलाउड होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं अकाउंट, ये दिस वाज ऑल अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, दैट इज इनकम ऑन टैक्सेस। इसके अंदर हमने डीटीए का कंसेप्ट, डीटीएल का कंसेप्ट बहुत ही शॉर्ट में समझा। डीटीए डीटीएल बहुत वास्ट कंसेप्ट है, उसको बैंकिंग के अंदर किस तरीके से डील किया जाता है, किन किन तरीकों में उनको हम नेट ऑफ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ उनको नेट ऑफ नहीं कर सकते, हमने वो देखा। अगला मूव कर रहे हैं AS13 के अंदर, AS23 के अंदर, सॉरी, AS23 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने क्या बोला, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनेगी तो उसके अंदर सब्सिडरीज इंक्लूड होंगी, एसोसिएट्स इंक्लूड होंगी, जो जो भी एंटिटीज इंक्लूड हो सकते हैं वो इंक्लूड होगी। उसके अंदर एक एंटिटी होती है एसोसिएट एंटिटीज। एसोसिएट एंटिटीज इज बेसिकली दोज एंटिटीज जिसके अंदर 20% वोटिंग पावर बैंक बैंक के पास होती है, किसी भी एंटिटी के पास होती है, तो जो जिस एंटिटी की 20% वोटिंग
ली गई है, वो दोनों आपस में क्या बन जाती है, एसोसिएट एंटिटीज। ठीक है। तो उसका जो इफेक्ट है बैंक के ऊपर, बैंक हमने ये देखना है कि सिर्फ ये ना हो कि बैंक ने मोनेटरली एक्वायर कर लिया ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। हम उनको तभी इंक्लूड करेंगे जब बैंक का उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पे, ऑपरेटिंग रिजल्ट्स पे कंट्रोल होगा। अगर सिर्फ कंट्रोल नहीं है, अगर बैंक ने पावर एक्वायर करने के लिए वोटिंग वोटिंग पावर एक्वायर ना करके खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वोटिंग पावर एक्वायर की है, तो हम उनको एसोसिएट एंटरप्राइजेस नहीं बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज हमारे पास जो निकल के आता है दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, दैट जिसका नाम है डिस्काउंटिंग ऑपरेशंस। डिस्काउंटिंग ऑपरेशन मतलब अगर बैंक अपना कोई ऑपरेशन कर रहा था उसको डिसकंटिन्यू कर देता है, तो उसकी डिस्क्लोजर्स किस तरीके से देनी है। इसके अंदर हमें एक चीज ये ध्यान रखनी है कि अगर एक बैंक अपनी एक ब्रांच बंद करके वो किसी और, सपोज एक ब्रांच उसने बंद करी, उसकी जो अकाउंट से एसेट्स है, लाइबिलिटी से जो भी था, वो सेकंड ब्रांच को ट्रांसफर कर दी, उसको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस नहीं बोलते। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस क्या होता है, सपोज की बैंक अपने 4 सेगमेंट चला रहा है, लोन्स, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, उसमें से सपोज उसने बोल दिया कि मैं म्यूचुअल फंड से काम ही नहीं करूंगा, तो वो अपना एक ऑपरेशन बंद कर रहा है, उसको बोला जाएगा डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। सो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन किस किस चीज को कंसिडर करना है, जब बैंक की या तो लाइबिलिटी खत्म हो रही हो एक पूरी तरीके से, या बैंक की जो म्यूचुअल फंड, लाइक हमने म्यूचुअल फंड एग्जांपल ली, उसके अंदर जो एसेट्स हो वो पूरी तरीके से खत्म हो रही हो, पूरी तरीके से लाइबिलिटीज खत्म हो रही हो, तब हम उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। एंड जो भी ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हुआ है वो सब्सटेंशियल होना चाहिए, कि मतलब इंपॉर्टेंट होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, ये नहीं कि छोटे अमाउंट हो तब उसको डिसकंटिन्यू ऑपरेशन बोलेंगे। लाइक म्यूचुअल फंड एक बहुत एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड वाली कंटिन्यू करें। म्यूचुअल फंड सेगमेंट एक बैंक का बहुत अच्छा ऑपरेशन था, बैंक उसको डिसकंटिन्यू करा फॉर सम रीजन, उसको कहा जाएगा डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। उसके बाद हमारे पास है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है, बेसिकली एक होता है पूरा फाइनेंशियल ईयर के बीच की रिपोर्टिंग करना, उसको बोलते हैं इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसके अंदर जो हाफ ईयरली रिव्यू होता है वो आरबीआई आरबीआई ने एक फॉर्मेट प्रोवाइड किया हुआ है अपने सर्कुलर्स के सर्कुलर के अंदर। उस फॉर्मेट के अंदर हमें हाफ ईयरली रिव्यू बैंक्स का देना होता है। बैंक दो चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, सबके ऊपर ये जो फॉर्मेट है वो एप्लीकेबल है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसके बाद हम देख रहे हैं कंसेप्ट ऑफ इंडेस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो एएस तो जो थे वो काफी टाइम से चल रहे थे, बट एएस और इंटरनेशनली जो फाइनेंशियल स्टैंडर्ड चल रहे हैं उनमें डिफरेंस था। उन डिफरेंसेस को खत्म करने के लिए, उन डिफरेंसेस को कम करने के लिए, जैसे हमने कहा था कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पर्पस क्या था, कि सभी जगह यूनिफॉर्मिटी है, समझना जरूरी हो, समझना आसान हो जाए। तो इंडिया के अंदर तो यूनिफॉर्मिटी आ गई थी, बट एक कंट्री के बाहर की इन्वेस्टमेंट चाहिए, एफआई चाहिए, एफडीआई चाहिए, उसके लिए जो बाहर वाले लोग हैं, जो फॉरेन के लोग हैं, वहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलते हैं अलग। तो हमने क्या किया कि अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमने क्या अडॉप्ट किए, इंडेस। इंडेस क्या थे, जो बाहर स्टैंडर्ड चलते हैं उनको कहा जाता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जिसको बोलते हैं आईएफएस। हमने आईएफएस उठाई, उसके अंदर इंडियन इकोनॉमी में जो जो चेंजेस, इंडियन इकोनॉमी जितनी डिफरेंट है उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते थे, क्या क्या चीजें एक्सक्लूड कर सकते हैं, उनको एक्सक्लूड किया गया। कई चीजों को एक्सक्लूड किया गया, कई चीजों को इंक्लूड किया गया, कई चीजों को एज इट इज ही अडॉप्ट कर लिया गया। और हमने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जिन्हें हमने नाम दिया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिनको शॉर्ट में कहा जाता है इंडेक्स। ये सब बनाने का काम किसका है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का। वही इनके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करता है, वही गाइडलाइंस देता है, वही सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि किस किस तरीके से अडॉप्ट किया जाएगा। ठीक है। तो हमारे जो एमसी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो लेके आई द कंपनीज रूल्स 2015, दैट वाज अबाउट द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसके अंदर बताया गया किस किस तरीके से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया जाएगा। ठीक है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बैंक के ऊपर वो डायरेक्टली नहीं लगा दिए गए कि जब आए डायरेक्टली लगा दिए गए। इंडिया की जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो फेजेस के अंदर हुई थी। बैंक्स के ऊपर इंडियाज की एप्लीकेबिलिटी आई अप्रैल 1 2018 के अंदर। इंडेक्स के अंदर एक इंडेक्स होता है, इंडेक्स नंबर 1, जिसका नाम होता है फर्स्ट टाइम अडोप्शन ऑफ इंडेक्स। उसके अंदर क्या होता है, पिछले 3 साल की बैलेंस शीट्स बनती हैं, पिछले 3 साल की जो बैलेंस शीट बन चुकी है उनको दोबारा से बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू इंडेक्स। सो बैंक्स के ऊपर कब से लाया गया, मार्च 1 2018 अप्रैल 1 2018 से। इसके अंदर क्या क्या था, बैंक्स के ऊपर जो रिपोर्टिंग थी वो कंप्लीटली चेंज होने वाली थी, क्योंकि इंडेक्स है जो मेन फोकस उनका होता है वो होता है फेयर वैल्यू के ऊपर।
तो इससे जो बैंक की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम थी, प्रोसेसेस थी, उन पे काफी ज्यादा चेंज आने वाला था। तो इन सबको मैनेज करना, सबको प्लान करना, सबको टेस्ट करना, इन सब चीजों को एग्जीक्यूट करना इम्प्लीमेंटेशन के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी था, बहुत ज्यादा ध्यान देने की इस पे जरूरत थी। इसके लिए बैंक्स को ये एडवाइस किया गया कि आप अपनी एक स्टीयरिंग कमेटी बनाओ, जो कि एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रैंक का बंदा हेड करे, ताकि इस फंक्शन को इजिली परफॉर्म किया जाए, बहुत अच्छे से परफॉर्म किया जा सके। ठीक है, इंडिया अडोप्शन के टाइम पे काफी सारे इश्यूज थे जिनको देखना बहुत जरूरी था। उनमें से सबसे पहला क्या था? टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। क्योंकि जो इंडिया थे वो काफी टेक्निकल होते हैं। उनको उनको अडॉप्ट करने के लिए काफी ज्यादा टेक्निकल रिक्वायरमेंट चाहिए थी। उनके लिए सबसे पहले तो ये एनालाइज करना बहुत जरूरी था कि जो हम करंटली फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं अकाउंटिंग का, एंड जो हम इंडियस वाले यूज करने वाले हैं, उससे किस किस तरीके से फाइनेंशियल्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज, डिस्क्लोजर, डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या इफेक्ट आने वाला है, उसको समझना बहुत जरूरी था। उसकी टेक्नोलॉजीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी था। उसके अलावा हमारे जो सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस, वो तो सारे बने हुए थे पिछले फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। उसको रीडिजाइन करना, देखना कि क्या किस किस तरीके से उनमें क्या क्या चेंजेस लाए जाए, ताकि जो वो इंडियस के अकॉर्डिंग वर्क कर सके। एंड उसके अलावा इंडियस का प्रॉफिट प्लानिंग के ऊपर, बजटिंग के ऊपर, टैक्सेशन के ऊपर, इन सब चीजों पे क्या इम्पैक्ट आएगा, किस किस तरीके से उसको डील किया जाएगा, वो देखना। इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पूरी की पूरी काउंटिंग प्रोसेस जब हम चेंज कर रहे हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारा स्टाफ है, एक तो वो प्रॉपर इन नंबर होना चाहिए, उसके बाद डेडिकेटेड होना चाहिए, और उनको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। और उनकी नॉलेज अगर नहीं है, तो उनको नॉलेज देने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी एंड प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए। एंड इन सबको मैनेज करने के लिए हमें एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए थी, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन की। होलिस्टिक अप्रोच मतलब जो सब कुछ कवर करे। रीजन भी क्योंकि इंडिया को इम्प्लीमेंट करना इजी नहीं था, क्योंकि 3 साल की बैलेंस शीट्स बननी थी, सब कुछ होना था। तो उसके अलावा बैंक के ऊपर सारी रेगुलेशंस जो लग रही हैं, उन चीजों का भी ध्यान रखना कि उनके अकॉर्डिंग ही जो रिपोर्टिंग है वो हो रही हो। सो इंडिया जब अडॉप्ट किए गए, तो मैनेजमेंट का इसके अंदर काफी ज्यादा बड़ा रोल था। उनके उनकी उनकी जो मैनेजमेंट थी, उस पर ही चीजें डिपेंडेंट थी कि जो इंडिया से वो सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इंडिया से इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हमें इंडियस क्या कहते हैं कि बैंक्स को एक परफॉर्मा इंडियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू करनी थी फॉर हाफ ईयर एंडेड सितंबर 30, 2016। कि हमने जैसे देखा पिछले 3 साल की बैलेंस शीट्स बननी है, तो हाफ ईयर एंडेड, मतलब जो 2016 का हाफ ईयर एंड हुआ, हाफ फाइनेंशियल एंड हुआ, जो कि था September 13, 2016। उसके अंदर एक परफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करने के लिए कहा गया, सबमिट करने के लिए कहा गया। उसके अलावा आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू करी, गाइडलाइंस जिनका नाम था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियस बाय बैंक्स इन इंडिया। उसको ध्यान में रखते हुए, उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, जो ये परफॉर्मा इंडिया स्टेटमेंट थी वो बनाई गई। परफॉर्मा इंडिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड थी? एक तो बैलेंस शीट में, एंड ये भी बताना कि चेंजेस के इक्विटी के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट्स, ये 3 चीजें परफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मांगी गई थी। एंड जो ये परफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये स्टैंडर्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों के ऊपर एप्लीकेबल था। इसके अंदर क्या क्या डिस्क्लोजर्स मांगे गए थे? एक तो फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज। जैसे मैंने भी बताया कि जो इंडिया है उनका मेन फोकस किस पे था? फेयर वैल्यू पे। तो उनकी जो यूज ऑफ फेयर वैल्यू ऑप्शन किस तरीके से की गई, वो बताना। उसके अलावा जो हमारी फाइनेंशियल एसेट्स हैं, अगर वो कोई इम्पेयर हो गई हैं, इम्पेयर बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई एसेट की बुक वैल्यू, अगर कोई एसेट की मार्केट वैल्यू उसकी बुक वैल्यू से काफी ज्यादा कम हो जाती है, उसे कहा जाता है इम्पेयरमेंट। तो इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स किस तरीके से हुई, अगर हुई या नहीं हुई, उसको बताना। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस कितने हैं, किस किस सेगमेंट को यूज किया गया, किस किस स्टेज की जो इम्पेयरमेंट है वो हुई, स्टेज 1 की, स्टेज 3 की। कुछ अगर स्टेज 3 की जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है, उनको हमने कोई एसेट्स को इसके अंदर डिफाइन करा, तो किस मेथड का यूज किया गया, क्या क्या जजमेंट अप्लाई की गई, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज जो होती हैं उनको किस तरीके से डील किया गया, क्रेडिट फैसिलिटीज जो ईसीएल कैटेगरी में आ चुके हैं उनको रिवोक करने के लिए क्या मेथड यूज किया गया, बैंक ने क्या क्या तरीके करे ताकि इस काम को रिफाइन किया जा सके एंड प्लान किया जा सके एंड टाइम पे अचीव किया जा सके। ठीक है। उसके अलावा जो इम्पेयरमेंट पे जो इंडिया सप्लाई होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे जो इंडिया सप्लाई होता है, उस इंडेक्स का नाम है इंडेक्स 109। इंडेक्स 109 के अंदर स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं थी कि बैंक्स किस तरीके से डील करेंगे, बट आरबीआई ने क्या कहा
कि जो ये तरीके हैं वो बैंक अपने अकॉर्डिंग स्पेसिफाई कर सकता है। रीजन भी हर बैंक के फंक्शंस अलग है, हर बैंक का जो पोर्टफोलियो है वो अलग है, उसका रिस्क एक्सपोजर जो है वो अलग है। उसके अलावा इसके अंदर हमने ये भी एक डिस्क्लोजर देना था कि जो हमारी ईसीएल अप्रोच थी, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की अप्रोच थी, वो करंटली जो फ्रेमवर्क हम यूज कर रहे थे उसमें क्या थी, एंड आफ्टर अडॉप्शन ऑफ इंडियास 109 उसके अंदर क्या रिपोर्ट, क्या चेंजेस आए, क्या मूवमेंट हुई, क्या उसका इम्पैक्ट आया, उस चीज को भी हमने रिपोर्ट करना था। उसके अलावा हमने परफॉर्मेंस वॉइस में क्या क्या चीजें जानी थी, एक डेरिवेटिव्स एंड हैज अकाउंटिंग, कोई फाइनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटीज को डी रिकॉग्नाइज करा है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ऑफसेटिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इनकम टैक्सेस, 101 फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कौन कौन किस किस एग्जाम्पशंस को किस जो इंडिया 101 के अंदर जो एग्जाम्पशन दी गई हैं उनको किस तरीके से डील किया, एटसेट्रा। इसके अलावा परफॉर्मा इंडिया स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या चीजें थी, एक तो जो हमने इक्विटी रिपोर्ट करी एज पर अकाउंट पिछला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उनको रिकनसाइल करना कि दोनों में अगर चेंजेस है तो चेंजेस किस करके आए हैं। सेम अगर वो कब कब की, अप्रैल 1 की, फिर सितंबर 30 की। फिर हमने जो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनती है इंडेक्स के अकॉर्डिंग, एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनता है पिछले जो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे उनके अकॉर्डिंग, दोनों में क्या डिफरेंस थे, उन दोनों को रिकनसाइल करना। सो बेसिकली किन किन चीजों की रिकनसिलेशन देनी थी, एक तो अप्रैल 1 की डेट में क्या इक्विटी थी पिछले साल की, एंड पिछले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में और नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, सितंबर 30 के अंदर पिछली क्या इक्विटी थी, अ, नई इंडेक्स में क्या इक्विटी थी, दोनों की रिकंसिलेशन। फिर सितंबर 30 में जो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनती है इंडेक्स के अंदर एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनता है पिछले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर, उन दोनों में क्या डिफरेंस थे, उन दोनों को रिकंसाइल करना, ये सब बताना था। उसके अलावा जो ये रिकंसिलेशन दी गई थी, इनको डिटेल में देना था ताकि कोई भी अगर मटेरियल एडजस्टमेंट है उसको समझा जा सके और उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें देखा जा सके कि क्या उस पर इम्पैक्ट है, एंड अगर कहीं कंट्रोल लगाने की जरूरत है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडेस। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा कि क्या क्या एएस लगते थे, उसके बाद इंडेस आए, इंडेस को किस तरीके से बैंक के अंदर अप्लाई किया गया। अब हम देखने वाले हैं कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स। एडिशनल डिस्क्लोजर में सबसे पहला डिस्क्लोजर आता है प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज। प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज की जो डिस्क्लोजर है वो नोट्स टू अकाउंट्स में दिया जाता है। उसके अंदर हमने सबसे क्या 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 डिस्क्लोजर देना है, सबसे पहले किन 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 हेड्स के अकॉर्डिंग, किन किन हेड्स के अगेंस्ट प्रोविजंस बनाई गई हैं, सिंपल डिस्क्लोजर। तो उसमें क्या क्या आता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट, प्रोविजन फॉर टुवर्ड्स एनपीए, प्रोविजंस मेड टुवर्ड्स इनकम टैक्स, एंड कोई अलग अदर प्रोविजंस बनाए हैं तो उनकी डिटेल्स। डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट क्या प्रोविजन है, एनपीएस के अगेंस्ट क्या प्रोविजन है, इनकम टैक्स के अगेंस्ट क्या प्रोविजन है, और इसके अलावा कोई प्रोविजंस बनाई गई है तो उसके बारे में बताना। फ्लोटिंग प्रोविजंस, फ्लोटिंग प्रोविजंस बेसिकली वो प्रोविजंस होती हैं जो मैंडेटरी नहीं होती, हम अपनी सेफ्टी के लिए बनाते हैं। तो क्या कौन कौन से आपने फ्लोटिंग प्रोविजंस बनाई उसके बारे में बताना। सबसे पहले उनको ओपनिंग क्या था, आपने जो करंट ईयर में बनाई है, करंट ईयर में जो कम करी है, एंड एट द एंड क्लोजिंग, ओपनिंग जो ऐड हुई माइनस जो लेस हुई, नेट आ गया क्लोजिंग, ये बताना है। उसके अलावा आपने ये रीजन भी बताना है कि आपने ये जो अगर आपने प्रोविजंस कम करी है तो आपने कम क्यों करी है। ठीक है, फिर आता है ड्रॉ डाउन फ्रॉम रिजर्व्स, अगर हमने किसी भी रिजर्व का बैलेंस कम करा है तो रिजर्व का बैलेंस कम क्यों किया उसका डिस्क्लोजर देना। कम अगर बैंक के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट्स हुई है तो उसका डिस्क्लोजर देना। उसके अंदर जो कंप्लेंट्स हम पहले देखने हैं, कस्टमर कंप्लेंट, जो कंप्लेंट्स कस्टमर ने करी है उनका डिस्क्लोजर किस किस तरीके से देना। सबसे पहले चीज ये बताना कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में कितनी कंप्लेंट्स थी, कितनी कंप्लेंट्स नहीं आई, कितनी कंप्लेंट्स कम हो गई, और एट द एंड कितनी कंप्लेंट्स रह गई। ठीक है, अगला डिस्क्लोजर देना, बैंक ओम्बड्समैन द्वारा जो अवार्ड्स पास किए गए। बैंकिंग अवार्ड्समैन क्या होता है कि जो सपोज बैंक के अगेंस्ट कंप्लेंट्स हुई, उसके उसके बैंक के अंदर कंप्लेंट्स हुई, कंप्लेंट्स प्रूव हो गई कि हाँ बैंक ने गलत किया, तो उसके अगेंस्ट में जो कंपनसेशन प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं अवार्ड्स पास बाय द बैंकिंग अवार्ड्समैन। बैंकिंग अवार्ड्समैन वो बंदा होता है जो कंप्लेंट्स को हैंडल करता है। तो उसमें हमें क्या क्या बताना है कि पहले अवार्ड्स जो देने वाले थे वो कितने थे, ठीक है, उसमें से नए अवार्ड्स कितने पास हुए, नए कितने इंप्लीमेंट कर दिए गए, और कितने ज्यादा अनइम्प्लीमेंट रह गए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंप्लेंट्स। इसके अंदर हम जो कंप्लेंट्स हमें मिली हैं जो एटीएम से रिलेटेड है, एटीएम कार्ड से रिलेटेड है, उसको हम अलग तरीके से भी शो कर सकते हैं, अलग से नोट दिखा के बता सकते हैं कि ये जो कंप्लेंट थी वो अगेंस्ट एटीएम कंप्लेंट्स हमें मिलेंगी। उसके बाद हमने जो बैंक ने जो लेटर ऑफ कंफर्ट इशू किया, लेटर ऑफ कंफर्ट बेसिकली क्या होता है, लेटर ऑफ कंफर्ट बैंक अपने कस्टमर के लिए इशू करता है। सपोज मैं बैंक हूँ, मेरा एक कस्टमर है, उसने किसी से
कुछ परचेजेस करी हैं, बट जो सामने वाला सेलर है उसको डाउट है कि बंदा पैसे देगा या नहीं देगा, तो मैं अपने कस्टमर के बिहाफ पे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर एक लेटर ऑफ कंफर्ट इशू कर सकता हूँ कि अगर ये बंदा पैसे नहीं देगा तो बैंक विल बी लायबल टू पे द ओब्लिगेशन। तो उसको बोलता है लेटर ऑफ कंफर्ट। तो बैंक ने जो जो लेटर ऑफ कंफर्ट इशू किए हैं उसके ऊपर कितनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हो सकती है उसका डिस्क्लोजर देना। उसके अलावा एक प्रोविजनिंग कवरेज रेशो होती है, उसको डिस्क्लोज करना। बैंक ने कितने, बैंक का जो इंश्योरेंस बिजनेस है उसमें उसने इंश्योरेंस से कितना कमाया, फीस से कितना कमाया, ब्रोकरेज से कितना कमाया, एजेंसी एजेंसी बिजनेस से कितना कमाया, उस सबका डिस्क्लोजर देना। उसके बाद इस कंसिडरेशन ऑफ डिपॉजिट्स। कंसिडरेशन ऑफ डिपॉजिट्स में मतलब कंसिडरेशन इज बेसिकली कि एक जगह पे इकट्ठा होना, तो डिपॉजिट्स के अंदर बताना कि सबसे हमारे जो सबसे बड़े 20 लार्जेस्ट डिपॉजिटर्स कौन है, उनका टोटल डिपॉजिट्स कितना है, एंड उनकी परसेंटेज देना कि जो हमारे 20 लार्जेस्ट डिपॉजिटर्स है उनकी टोटल डिपॉजिटर्स में कितनी परसेंटेज है करंट ईयर की और प्रीवियस ईयर दोनों की। फिर आता है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ एडवांसेस। एडवांसेस के अंदर भी हमने जिन जिन लोगों को लोन दे रखे हैं, तो सबसे ज्यादा लोन किन 20 लोगों को दे रखे हैं उसका डिस्क्लोज देना, एंड जितने टोटल लोन दे रखे हैं उनमें से इन 20 लोगों की परसेंटेज कितनी है उसका परसेंटेज देना। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ एक्सपोजर, जिन लोगों को हमने लोन दे रखे थे उनमें उनको टोटल कितना एक्सपोजर प्रोवाइड कर रखे हैं उसका डिस्क्लोजर देना और उसकी परसेंटेज प्रोवाइड करना। ये कंसंट्रेशन का डिस्क्लोजर दिया क्यों जाता है? कंसंट्रेशन फॉर एडवांसेस, कंसंट्रेशन फॉर डिपॉजिटर्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ एक्सपोजर का डिस्क्लोजर इसलिए दिया जाता है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि बैंक का जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्स हो। ऐसा ना हो कि बैंक सिर्फ कुछ बड़े लोगों के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ठीक है। अगला हमारे पास डिस्क्लोजर निकल के आता है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ एनपीएस। कंसंट्रेशन ऑफ एनपीएस में हमने ये बताना है कि जो हमारे सबसे बड़े 4 एनपीएस अकाउंट है उनके पास टोटल कितना एक्सपोजर है। उसके अलावा अगला डिस्क्लोजर इज मूवमेंट ऑफ एनपी। हमने एनपीए का एक डिस्क्लोजर पहले भी पढ़ रखा है, एंड उस एनपीए के डिस्क्लोजर में हम ये बता रहे थे कि हमारे ग्रोस एनपीएस कितने थे, ओपनिंग ऐड कितने हुए, लेस कितने हुए, पेंडिंग कितने, फिर प्रोविजंस, ओपनिंग ओपनिंग ऐड हुई, लेस हुई, क्लोजिंग, फिर नेट एनपीएस। इसके अंदर हमने बताना है कि जो हमारे एनपीएस हैं, जो ग्रोस एनपीएस हैं वो उनकी बाइफर्केशन हमने देनी है। तो वो कैसे देनी है? ग्रोस एनपीएस ओपनिंग में कितने थे, ठीक है, उसके अंदर से ऐसे एनपीएस जो एनपीए कैटेगरी से अपग्रेड होके उनकी उनको लेस करना, कुछ एनपीएस में से अगर रिकवरी की गई है उसको रिकवर करना, कोई टेक्निकल प्रूडेंशियल राइट ऑफ्स किए गए हैं उसको लेस करना, इसके अलावा कोई और अदर राइट ऑफ्स किए गए हैं उसको लेस करना। तो जो हमारे ग्रोस एनपीएस थे इनमें से ये चीजें लेस कर देंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रोस एनपीए एट द एंड ऑफ ईयर। तो इस चीज का अलग से डिस्क्लोजर देना। उसके बाद ये है अगला जो डिस्क्लोजर हम पढ़ रहे हैं, ये कि हमने जो ऊपर पढ़ा कि टेक्निकल एंड प्रूडेंशियल राइट ऑफ किए गए उनके बाद उनका अलग से डिस्क्लोजर देना, उनको आगे बाइफरकेट करके बताना कि उनका ओपनिंग बैलेंस कितना था, टेक्निकल और राइट ऑफ कितने और किए गए, लेस उनमें से कितनी रिकवरी, जो हमने पहले राइट ऑफ कर दिए गए थे उनमें से कितनी रिकवरी आई उसको लेस करना, और नेट जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा क्लोजिंग बैलेंस। सो अगला हमारे पास डिस्क्लोजर निकल के आता हूँ, ओवरसीज एसेट्स, एनपीएस एंड रेवेन्यूज। इसके अंदर बताना कि हमारी जो टोटल एसेट्स हैं, टोटल ओवरसीज एसेट्स है वो कितनी है, टोटल एनपीएस कितने, टोटल रेवेन्यू कितना है। आई निकल गया था ओ बैलेंस शीट एसपीवी स्पॉन्सर्ड। एसपीवी इज एसपीवी की फॉर्म होती है स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये हम आगे बढ़ने वाले हैं क्या होते हैं। एसपीवी को बेसिकली कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक स्पॉन्सर करता है, तो बैंक के द्वारा किन किन एसपीवी को स्पॉन्सर किया गया है डोमेस्टिकली एंड ओवरसीज उसका डिस्क्लोजर देना। उसके अलावा अनअमोर्टाइज्ड पेंशन एंड ग्रेजुएटरी लाइबिलिटीज अगर कोई बैंक की है उसका डिस्क्लोजर देना। अगला एंड लास्ट डिस्क्लोजर जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज डिस्क्लोजर ऑन रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन इज मतलब कि जो इंप्लॉयज को सैलरी दी जाती है उसको उसका डिस्क्लोजर देना। इसके अंदर हम डिस्क्लोजर्स को दो कैटेगरीज में बांट रहे हैं, क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर्स एंड क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर्स। क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर्स वो होते हैं जिसमें नंबर्स इंक्लूड नहीं होते, कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो उसमें सबसे पहले है कि रेम्यूनरेशन कमेटी बैंक के द्वारा बनाई जाती है, वो बनी है या नहीं बनी है, उनकी क्या कंपोजिशन है। सेकंड, बैंक जो रेम्यूनरेशन प्रोसेस यूज करता है, जो रेम्यूनरेशन पॉलिसी यूज करता है, उसके की फीचर्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है। उसके अलावा जो करंट एंड फ्यूचर रिस्क हैं रेम्यूनरेशन प्रोसेस में वो क्या क्या हैं, उन उन रिस्क को डील करने के लिए क्या क्या की मेजर्स लिए गए हैं उसका डिस्क्लोजर देना। बैंक्स आजकल क्या है परफॉर्मेंस के बेसिस पे रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करते हैं, तो परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए क्या क्या तरीके यूज किए जाते हैं उसके बारे में बताना। बैंक अगर वेरिएबल रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करता है तो उसके डेफरल एंड वेस्टिंग प्रोसेस क्या है उसका डिस्क्लोजर देना। एंड अगर वेरिएबल रेम्यूनरेशन है तो वो किस किस फॉर्म में दी जा सकती है
उसके बारे में बताना। वेरिएबल रेम्यूनरेशन इज कि बेसिकली कुछ रेम्यूनरेशन फिक्स होते हैं, कुछ वेरिएबल होती है। फिक्स रेम्यूनरेशन की जो आपको मिलेगी ही मिलेगी। वेरिएबल रेम्यूनरेशन जो होती है वो आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे होती है। तो वेरिएबल जो रेम्यूनरेशन है वो किस किस फॉर्म में दी जा सकती है, लाइक कैश हो गया, शेयर्स हो गए, ईसॉप्स हो गए, किसी भी तरीके में दी जा सकती है। तो उनकी डिस्क्रिप्शन देना कि किन किन तरीकों से हम वेरिएबल रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर्स। क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर्स हैं वो सिर्फ होल टाइम डायरेक्टर्स, सीईओज एंड जो अदर रिस्क टेकर्स हैं उनके ही दिए जाते हैं। उनमें से सबसे पहला डिस्क्लोजर इज कि जो हमने रेम्यूनरेशन कमेटी बनाई थी उनमें कितनी मीटिंग्स हुई। सेकंड, जो एम्प्लॉइज थे उनको कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को वेरिएबल रेम्यूनरेशन मिली एंड वेरिएबल रेम्यूनरेशन प्रोवाइड की गई। सेकंड, जो नए एम्प्लॉइज थे अगर उन्हें कोई साइन ऑन अवार्ड देने थे तो कितने लोगों को दिए गए और कितने दिए गए। अगर कई लोगों को बोनस की गारंटी दी गई थी तो किन लोगों को बोनस दिया गया, चाहे वो बोनस ज्वाइनिंग भी हो सकता है, साइन ऑन बोनस जो भी हो सकता है। उसके अलावा सेवर्नेंस पे क्या होती है कि जब बंदा रिटायर होता है तो उसको जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं तो उनकी उनकी डिटेल का डिस्क्लोजर देना। ठीक है। उसके अलावा जो डेफर्ड रेम्यूनरेशन है उसका डिस्क्लोजर देना। डेफर्ड रेम्यूनरेशन आपने कितनी इस साल करी है, कितने साल आपने कितनी पे करी है, कितनी रेम्यूनरेशन आपने डेफर करी है, उस चीज को डिस्क्लोज करना। फिक्स्ड वेरिएबल, डेफर्ड एंड नॉन डेफर्ड का ब्रेकडाउन देना कि टोटल रेम्यूनरेशन में फिक्स कितनी है, वेरिएबल कितनी है, डेफर्ड कितनी है और नॉन डेफर्ड कितनी है। ठीक है। अगर कोई रेम्यूनरेशन है उसको डेफर्ड किया जाता है, चाहे एक्सपोस्ट एक्सपोस्ट एडजस्टमेंट्स के थ्रू या एक्सपोस्ट इम्प्लिसिट एडजस्टमेंट के थ्रू, उनसे कितनी रिडक्शन हुई उसको उसके बारे में डिस्क्लोजर देना। एक्सपोस्ट इम्प्लिसिट एडजस्टमेंट्स बेसिकली क्या होती हैं, जब कोई बैंक इंटरनल पॉलिसीज के करके, इंटरनल पॉलिसीज नहीं, मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर कोई एडजस्टमेंट्स करता है, रेम्यूनरेशन में रिडक्शन आती है तो उसको एक्सपोस्ट एडजस्टमेंट्स बोलते हैं। उसके करके जो रेम्यूनरेशन का जो इफेक्ट है उसके बारे में बताना, उसका डिस्क्लोजर देना। सो यहाँ हमारे जो मेन डिस्क्लोजर्स थे वो खत्म होते हैं। अगला हम जो टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज डिस्क्लोजर्स रिलेटिंग टू सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन हमने कल पढ़ा था, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। सिक्योरिटाइजेशन इज बेसिकली कि बैंक की सपोज कुछ एसेट्स हैं, कुछ लोन्स हैं। बैंक को डर है कि वो हो सकता है कि एसेट्स आए ही ना वापस, उनसे पैसा ही ना आए, तो बैंक्स क्या करते हैं, वो एसेट का एक पूल बना लेते हैं, मतलब सारी एसेट्स, ऐसे एसेट्स को इकट्ठा करते हैं, उनको अ, उनको आगे सिक्योरिटीज में इशू कर देते हैं। उसको बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन करना, कि आपने अपनी एसेट्स को सिक्योरिटीज के अंदर कन्वर्ट करा। सिक्योरिटीज खरीदते कौन है, बैंक वाले। सिक्योरिटीज खरीदते कौन है, बेसिकली इन्वेस्टर्स। सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस किया कैसे जाता है, एक एसपीवी बनाई जाती है। एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल की, इन एंटिटीज का बनाने का पर्पस एक स्पेशल पर्पस है। एक एसपीवी बनाई जाती है जिसको स्पॉन्सर कौन करता है, बैंक। एसपीवी क्या करती है, इस एसेट के पूल को बैंक से लेती है, सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करती है, उसको इशू कर देती है। सिक्योरिटी से जो पैसा आया वो बैंक को मिल जाता है। सिक्योरिटी इशू करने जो पैसा आया वो बैंक को मिल जाता है, बैंक के सारे पैसे रिकवर हुए, बैंक के एसेट्स कन्वर्ट हो गई। ठीक है। एसपीवी अब इस लोन को आगे रिकवर करती है। जो रिकवर रिकवर होता है, एसपीवीज उनको इन्वेस्टर्स के अंदर बांट देती है एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सिक्योरिटीज। ठीक है। इसके अंदर बैंक को ये बताना है कि जो सिक्योरिटाइज एसेट्स थी उनकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी। उसके अलावा जो बैंक ने एक्सपोजर रिटेन करा, बैंक सारा का सारा इशू नहीं कर सकता, बैंक के ऊपर लिमिट होती है जिसको बोलते हैं मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट्स। तो बैंक ने कितना एक्सपोजर रिटेन किया उसके बारे में बताना। अगला है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। इट इज अ काइंड ऑफ इंश्योरेंस फॉर द बैंक अगेंस्ट द लोन्स। तो जो सीडीएस है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है, उसके लिए बैंक ने क्या मॉडल यूज करा उसके बारे में बताना। अगर वैसे तो स्टैंडर्ड मॉडल्स होते हैं बट चाहे तो बैंक अपना मॉडल भी यूज कर सकता है, तो ये बताना कि हमने कोई और जो मॉडल है वो क्यों अपनाया, क्यों हमें अपनाने की जरूरत पड़ी। थर्ड, अगला पॉइंट हमारे पास निकल के आता है इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर्स। इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर्स क्या है, आज के टाइम पे क्या, जैसे बैंक है वो अपने अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं। तो बैंक्स क्या करते हैं, कुछ एंटिटीज के अंदर ना शेयर खरीद लेते हैं, चाहे हो सकता है कि पूरी की पूरी एंटिटी खरीद ले, हो सकता है कुछ एंटिटीज में कुछ शेयर खरीद ले। उससे होता क्या है कि अगर बैंक सपोज कुछ शेयर खरीद लेता है तो जो वो एंटिटीज है वो आगे मार्क एक्सपोज है, तो जो बैंक है वो क्या है, इनडायरेक्टली उन रिस्क से एक्सपोज हो जाता है। तो इन सब का भी डिस्क्लोजर देना, करंट ईयर और प्रीवियस दोनों का, ताकि उनको कंपेयर किया जा सके। उसको बोलते हैं इंट्रा ग्रुप डिस्क्लोजर, इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर। इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर का भी डिस्क्लोजर दिया जाता है। किन किन चीजों को डिस्क्लोज करना होता है, इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर टोटल अमाउंट कितना है, इन इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर्स में से टॉप 20 कौन लोग हैं उनका टोटल अमाउंट कितना है, एंड
जो इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर है उनका टोटल एक्सपोजर में से परसेंटेज कितना है, एंड इन केस इन एक्सपोजर की लिमिट्स में कोई ब्रीच होती है या कोई रेगुलेटरी एक्शन लिया जाता है, उस चीज को भी डिस्क्लोज करना। अगला हमारे पास निकल के आता है ट्रांसफर्स टू डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड क्या होता है कि सपोज बैंक के पास कुछ अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा है, अनक्लेम्ड अमाउंट जो कोई क्लेम ही नहीं करने पाया, बैंक के पास डिपॉजिट्स हैं, कई बार ऐसे चांसेस होता है लोगों की डेथ हो जाती है, उनके जो राइटर्स उनको पता ही नहीं होता कि इनका इतना पैसा बैंक में पड़ा है, तो उसको बोलते हैं जो किसी ने क्लेम ही नहीं करा। तो वो आरबीआई पॉलिसी लेके आई थी कि जो अनक्लेम डिपॉजिट्स हैं उसको एक पीरियड के बाद डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो डिपॉजिटर को एजुकेट एंड अवेयर करने में यूज होगा। अगर बैंक ने कोई पैसा अपनी अनक्लेम्ड लाइबिलिटीज है जो बैंक की वो इसके अंदर ट्रांसफर करी है, तो उसको बैंक एक तो एज ए कंटीजेंट लाइबिलिटी शो कर सकता है कहाँ पे, शेड्यूल 12 के अंदर। उसके अलावा बैंक को एक अलग से डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स में देना है, क्या क्या कि जो इतना डीएफ के अंदर डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड के अंदर जो पैसा ट्रांसफर किया था उसको ओपनिंग बैलेंस कितना था, करंट ईयर में कितना ट्रांसफर किया गया। उसके अलावा अगर किसी ने जो पैसा अनक्लेम था हमने डीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो हो सकता है इन फ्यूचर कोई पैसा क्लेम करने आ जाए, तो पैसा जो बंदा क्लेम करने है उसको कितना पैसा वापस दिया और एंड पे कितना पैसा क्लोजिंग में जाएगा, तो हमें उस चीज का भी डिस्क्लोजर देना है। ठीक है। एक हमारे पास अगला एक्सपोजर निकल के आता है अनहेज्ड फॉरेन करेंसी एक्सपोजर। बैंक का अगर कोई फॉरेन करेंसी एक्सपोजर है उसमें से कितना पार्ट है जो बैंक का अनहेज्ड है, उसका डिस्क्लोजर अलग से देना। बैंक की जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियोज होती हैं उनका डिस्क्लोजर देना। डिस्क्लोजर देना क्या है, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। डिस्क्लोजर का एक फॉर्मेट हमने लिया है जिसके अंदर ये चीजें बतानी है, टोटल वेटेड वेटेड वैल्यू, एवरेज करंट ईयर की, प्रीवियस ईयर की, वेटेड अनवेटेड, कैश आउटफ्लोज, इनफ्लोज, हाई लिक्विडिटी एसेट्स के बारे में हमने डिस्क्लोजर देना है। ये तो हुआ हमारा क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर जिसके अंदर हमने जो चीजें हैं वो नंबर में बतानी है। उसके अलावा जो हमारी एलसीआर है, लिक्विडिटी कवरेज रेशो, इसके अंदर हमने कुछ क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर्स भी देने। क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर्स कौन से, सबसे पहले तो बैंक को सफिशिएंट क्वालिटेटिव डिस्कशन एलसीआर की रिलेटेड करनी चाहिए, ताकि जो रिजल्ट्स हैं जो डाटा है उसको अच्छे से समझा जा सके। सो ऐसे कौन से एरियाज है जहाँ एलसीआर को डिस्कस किया जा सकता है। सबसे पहले तो एलसीआर एलसीआर के रिजल्ट है वो लाने में ड्राइवर्स कौन से हैं, और उनमें से जो इनपुट्स हैं उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन और किस किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं। सेकंड, इंट्रा पीरियड चेंजेस की अगर 2 पीरियड है उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। उसके अलावा ओवर द टाइम क्या चेंजेस आए हैं। हमारी जो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स हैं उनमें कौन सी एसेट इंक्लूडेड है। हमारे जो फंडिंग सोर्सेज हैं उनकी कंसंट्रेशन कितनी है। हमारा जो डेरिवेटिव एक्सपोजर है वो कितना है, और कितने ऐसे चांसेस है जहां हमें कोलेट्रल कॉल्स आ सकती हैं। इन एनी केस अगर एलसीआर के अंदर करेंसी मिसमैच है उसको डिस्कस करना। लिक्विडिटी मैनेजमेंट के अंदर सेंट्रलाइजेशन लाना, एंड ग्रुप यूनिट्स के अंदर किस किस तरीके से इंटरेक्शन की जा सकती है ताकि एलसीआर के रिजल्ट्स को इंप्रूव किया जा सके, उसको डिस्कस करना। उसके अलावा हमने अभी फॉर्मेट में देखा कि कुछ कैश आउटफ्लोज और इनफ्लोज के अंदर काफी चीजों का डिस्क्लोजर दिया जाता है, बट अगर ऐसी कोई आइटम है जो ऊपर नहीं आई है बट इंस्टीट्यूशन को लगता है कि ये एक मटेरियल आइटम है, इसको डिस्क्लोज करना चाहिए, लिक्विडिटी प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए लिक्विडिटी प्रोफाइल को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, तो उस चीज को भी यहाँ डिस्क्लोज किया जा सकता है। सो आज का सेशन इतना ही। आज हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या कवर किया। सबसे पहले तो हमने कवर किया स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स के अंदर हमने सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस किस कौन से एप्लीकेबल हैं। उसके बाद जो इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के इम्प्रूव्ड वर्जन हम कह सकते हैं जिनको इंडियस इंडियस आए, उनके अंदर क्या क्या डिस्क्लोजर दिए जाते हैं हमने वो देखा। उसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर, इंडियस के डिस्क्लोजर्स, एंड उसके अलावा कुछ अगर एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर जो हमने देने, हमने उन डिस्क्लोजर्स के बारे में डिस्कस करा। फिर मूव हुए अपने थर्ड टॉपिक पे जो कि था डिस्क्लोजर रिलेटेड टू सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन हमने समझा कि सिक्योरिटाइजेशन बेसिकली होता क्या, उसके अंदर जो सीडीएस मैकेनिज्म यूज करते हैं उसके अंदर क्या डिस्क्लोजर देने हैं, इंटर ग्रुप एक्सपोजर्स में क्या डिस्क्लोजर्स देने हैं, हमने अगर कोई पैसा डीएफ में जमा कराया उसमें उसके डिस्क्लोजर्स क्या क्या जाएंगे, हमारी जो फॉरेन करेंसी एक्सपोजर है उसमें अनहेज्ड पार्ट कितना उस चीज को डिस्क्लोज करना, हमारी जो लिक्विडिटी रेशियो है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है, उसके अंदर क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर्स एंड क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर्स को हमने डिस्कस किया। तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप अपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।